हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है स्प्रिंग एंड ऑल। इस पोएम को विलियम कार्लोस विलियम ने लिखा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो पोएट यूजेस डिफरेंट इमेज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रिंग इन द मिड्स ऑफ फेडिंग विंटर। तो यहाँ पर ये जो पोएम है, इस पोएम में इमेज का यूज किया गया है और ये जो इमेज का यूज किया गया है वो स्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाने के लिए किया गया है। पोएट यहाँ पर एक लैंडस्केप को देख रहे हैं, यानी एक दृश्य को देख रहे हैं, प्रकृति का एक दृश्य को देख रहे हैं और वहाँ पर क्या है, जो विंटर सीजन है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, यानी फेड होता जा रहा है विंटर सीजन। और उसी बीच जो स्प्रिंग सीजन आ रहा है वो धीरे धीरे नया रूप ले रहा है, यानी स्प्रिंग सीजन आ रहा है। तो पोएट यहाँ पर इमेजेस के जरिए यहाँ पर वो जो स्प्रिंग सीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे यहाँ पर बता रहे हैं। इन द मिड्स ऑफ फेडिंग विंटर, जो विंटर सीजन खत्म हो रहा है उसके बीच कैसे स्प्रिंग सीजन धीरे धीरे आ रहा है उसे इस पोएम में दर्शाया गया है। विलियम कार्लोस विलियम एक डॉक्टर थे और ये जो पोएम लिखा गया है ये 1921 में लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं ये जो ईयर 1921 है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये नियर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बार्थ ऑफ ए न्यू मूवमेंट, ये कह सकते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1940 से लेकर आपका 1980 तक हुआ था, ठीक है। तो ये जो 1920 ईयर है इसे हम कह सकते हैं नियर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये जो ईयर था, इस ईयर में क्या हुआ था, एक जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा था और जो नेशंस थे वो न्यू मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, यानी एक नई शुरुआत हो रहा था इस ईयर में। तो यहाँ पर इस पोएम के जरिए पोएट ये भी दर्शाना चाहते हैं कि जैसे विंटर फेड होता जा रहा है और स्प्रिंग जैसे नया रूप ले रहा है, उसी तरह समाज में भी क्या हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नए नए बदलाव आ रहे थे। तो इस पोएम के जरिए पोएट उस दृष्टिकोण को भी यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं। तो चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। बाय द रोड टू द contagious hospital, under the surge of the blue mortal clouds driven from the northeast, a cold wind। इस पोएम के जो स्पीकर हैं वो पोएट खुद हैं। तो यहाँ पर पोएट एक लैंडस्केप को, एक नज़ारा को देखते हुए इस पोएम को वर्णन कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है बाय द रोड टू द कॉन्टेजियस हॉस्पिटल। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल को देख रहे हैं जो कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कॉन्टेजियस। तो कॉन्टेजियस इसका दो मीनिंग यहाँ पर बन सकता है। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पर दिया गया है कॉन्टेजियस, तो मैंने जैसे पहले बताया था ये 1921 में लिखा गया है, ठीक है। तो 1921 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक नियर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर ये जो कॉन्टेजियस हॉस्पिटल लिखा गया है ये वार के इफेक्ट को दर्शा रहा है, तो इसीलिए इस हॉस्पिटल को कॉन्टेजियस कहा गया है। या फिर वो जो टाइम था, वो जो विंटर टाइम था, वहाँ पर उस समय क्या हो रहा था, बहुत सारे कॉन्टेजियस डिजीज फैल रहे हैं और इसीलिए ये जो समय था इस समय को उन्होंने कॉन्टेजियस कहा है। क्योंकि उस समय जो चारों तरफ माहौल था वहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेजियस डिजीज फैले हुए थे और उस हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे मरीज इलाज कर रहे थे, इसीलिए शायद पोएट यहाँ पर ये जो कॉन्टेजियस वर्ड है इसे यूज किया है। पोएट आगे लिखा है अंडर द सर्च ऑफ द ब्लू मॉर्टल क्लाउड ड्रिवन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं वो एक हॉस्पिटल को देख रहे हैं, ये जो हॉस्पिटल है उसे देख रहे हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर क्या है, अंडर द सर्च ऑफ द ब्लू मॉर्टल क्लाउड। मॉर्टल क्लाउड यानी कि जो क्लाउड्स होते हैं पैचेस के जरिए, ऐसे जो आसमान में क्लाउड्स होते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, तो उसे मॉर्टल क्लाउड कहा गया है, ठीक है। तो आसमान में क्या है, ब्लू नीले आसमान के नीचे क्लाउड्स इधर उधर भटक रहे हैं, तो उसके नीचे क्या है, कॉन्टेजियस हॉस्पिटल है। तो मैंने पहले भी बताया था ये जो पोएम है यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं पोएट, एक विंटर सीजन का एंडिंग को दर्शा रहे हैं और कैसे स्प्रिंग सीजन यहाँ पर नए रूप से आ रहा है उसे दर्शा रहे हैं। तो उसी बीच क्या है, एक कॉन्टेजियस हॉस्पिटल उस रोड में है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्टेजियस हॉस्पिटल है ये एक तरफ एंड ऑफ लाइफ को दर्शा रहा है, यानी जो कॉन्टेजियस डिजीज होता है वो बहुत जल्दी फैल जाता है। तो इसीलिए ये जो डिजीज है ये एंड ऑफ लाइफ को दर्शा रहा है। लेकिन नेचर में क्या है, नेचर में जो स्प्रिंग सीजन आ रहा है न्यू होप के साथ, ये स्प्रिंग सीजन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन के बीच एक कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ एक एंड ऑफ लाइफ को दर्शा रहा है और दूसरी तरफ जो नेचर नए रूप से आ रहा है उसे पोएट यहाँ पर दर्शा रहे हैं। बाय द रोड टू द कॉन्टेजियस हॉस्पिटल अंडर द सर्च ऑफ द ब्लू मॉर्टल क्लाउड ड्रिवन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, ए कोल्ड विंड। वो जो क्लाउड्स हैं वो
कहाँ से आ रहे हैं? वो जो क्लाउड्स हैं वो सब नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिशा से आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा से वो आ रहे हैं, एक कोल्ड विंड, और उनके साथ क्या है? एक कोल्ड विंड। बियॉन्ड द वेस्ट ऑफ ब्रॉड मडी फील्ड्स ब्राउन विद ड्राइड वीड्स स्टैंडिंग एंड फॉलन। तो यहाँ पर पोएट कुछ अलग ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि वो जो कोल्ड विंड था नॉर्थ ईस्ट साइड से, वो जो कोल्ड विंड आ रहा था वो अपने साथ क्या लेकर आया? वो बारिश लेकर आता है, ठीक है। बियॉन्ड द वेस्ट ऑफ ब्रॉड मडी फील्ड्स ब्राउन विद ड्राइड वीड्स स्टैंडिंग एंड फॉलन। तो उस रोड साइड में क्या है? उस रोड साइड में मॉडी फील्ड्स हैं, तो ये दर्शाता है कि वो जो कोल्ड विंड है वो अपने साथ बारिश लेकर आया था। और उस हॉस्पिटल के साइड में जो फील्ड्स हैं वो मॉडी हो चुका है, और वहाँ पर क्या है? फील्ड्स ब्राउन विथ ड्राइड वीड्स। और वो जो फील्ड है वो एक तो मॉडी हो चुका है, और उसके साथ वहाँ पर ड्राइड वीड्स, वीड्स यानी जो छोटे छोटे घास होते हैं, वीड्स यानी जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, तो उसे वीड्स कहा गया है। स्टैंडिंग एंड फॉलन, कुछ वहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में है यानी कुछ सही तरीके से हैं, और कुछ फॉलन यानी उस वो जो ज़मीन है वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर सीनरी को यहाँ पर पोएट बता रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि वो जो कोल्ड विंड था वो बारिश लेकर आया, और इसकी वजह से क्या हुआ? उस फील्ड में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे थे जो कि गिर पड़े हैं, और कुछ अभी भी खड़े हुए हैं। तो आई होप ये जो फर्स्ट स्टांजा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो सेकंड स्टांजा है, पैचेस ऑफ स्टैंडिंग वाटर द स्कैटरिंग ऑफ टॉल ट्रीज। तो ये जो सेकंड स्टांजा है यहाँ पर पोएट ये बता रहे हैं, वो जो रोड साइड था वहाँ पर क्या है? वहाँ पर पैचेस ऑफ स्टैंडिंग वाटर, जगह जगह पे ऐसे पैचेस ऑफ वाटर हैं। पैचेस यानी ऐसे चित्रित होना, ठीक है। तो उस रोड के साइड में जगह जगह पे वाटर हैं, तो उससे पॉइंट ने क्या बताया है? पैचेस ऑफ वाटर बताया है, ठीक है। और वो दिखने में एक स्पॉट जैसे मार्क हो रहा है, यानी एक कपड़े में जैसे पैचेस होते हैं, जगह जगह कलर कलर के पैचेस होते हैं, उस तरह वो जो दृश्य देख रहे हैं पॉइंट, वहाँ पर क्या है? जगह जगह पे पैचेस ऑफ वाटर हैं। द स्कैटरिंग ऑफ टॉल ट्रीज, तो वहाँ पर बहुत सारे जो टॉल ट्रीज हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं। अब वो जो तूफान आया था, वो जो बारिश आया था, उसकी वजह से वो जो पेड़ हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं। स्कैटरिंग मतलब इधर उधर बिखर बिखर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पोएट एक दृश्य को बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर वर्णन क्या है। हमें ये जो फर्स्ट स्टांजा एंड सेकंड स्टांजा ये पढ़ने से हमें एक दृश्य का हमें याद आ रहा है, जैसे एक रोड है और उस साइड में क्या है? बारिश की वजह से बहुत सारे पेड़ इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो आई होप ये जो सेकंड स्टांजा है ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं जो थर्ड स्टांजा है, ऑल अलोंग द रोड द रेडिश पर्पलिश फॉर्क्ड अपस्टैंडिंग ट्विगी स्टॉप ऑफ बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज विथ डेड ब्राउन लीव्स अंडर देम लीवलेस वाइन्स। तो यहाँ पर पोएट एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि लाइफलेस है। तो विंटर सीजन में क्या होता है? बहुत सारे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो मुरझा जाते हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्लो होता है। नेचर का जो ग्रोथ रेट है विंटर सीजन में बहुत ही कम होता है। तो इसी वजह से जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो विंटर सीजन में बढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो थर्ड स्टांजा है यहाँ पर पोएट बता रहे हैं, ऑल अलोंग द रोड द रेडिश पर्पलिश्ड फॉर ऑफ स्टैंडिंग ट्विगी स्टॉफ। तो यहाँ पर ये रोड है, ठीक है, उसके साइड में क्या है? रेडिश, कुछ रेडिश कलर के पेड़ हैं, रेडिश कलर के छोटे छोटे पेड़ हैं। उसके साथ साथ फॉर्क्ड, फॉर्क्ड यानी ये जो फॉर्क्ड शेप है, तो पेड़ ऐसे ग्रो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पेड़ है और ये ऐसे ही ग्रो हो रहा है, तो इसे पोएट ने यहाँ पर कहा है फॉर्क्ड, ठीक है। उसके साथ साथ अपस्टैंडिंग, अपस्टैंडिंग में का मतलब होता है ऐसे सीधे खड़े होना, ठीक है। उसके साथ साथ ट्विगी, ट्विगी यानी जिसके जिस पेड़ में क्या है? नए नए ऐसे डाली आए हैं, तो उसे ट्विगी बताया है। ट्विगी स्टॉप ऑफ बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज, तो उस रोड के साइड में क्या है? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, जिसमें क्या है? विथ डेड एंड ब्राउन लीव्स अंडर देम। उस पौधे में क्या है? डेड एंड ब्राउन लीव्स, उस पौधे के चारों तरफ डेड यानी मुरझाए हुए मरे हुए पत्ते पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज, डेड एंड ब्राउन लीव्स अंडर देम। उन जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके चारों तरफ क्या है? डेड लीव्स ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ वो जो छोटे छोटे बुशेस हैं, लीफलेस वाइन अंडर देम, तो उनके नीचे क्या है? लीफलेस वाइन। वाइन का मतलब होता है जो पेड़ होते हैं उनमें वाइन्स, यानी ये एक पेड़ बन गया तो इनमें एक छोटा सा पेड़ ऐसे उस पेड़ को घिरा हुआ रहता है, तो उसे वाइन्स कहते हैं, जो पेड़ की मदद से ग्रो करते हैं। तो वो वाइन क्या है? वो मुरझा गया है, वो मर चुका है, तो वो डेड होके इस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। लाइफलेस इन अपीयरेंस स्लॉगिश डेज स्प्रिंग अप्रोचेस, तो
तो यहाँ पर ये जो फोर्थ स्टांजा है, यहाँ पर पॉइंट क्या बता रहे हैं, लाइफलेस इन अपीयरेंस। जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में ज़्यादातर क्या होता है, विंटर सीजन में जो प्रकृति होता है वो लाइफलेस होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रेट स्लो होता है। तो ये जो विंटर सीजन है वो कैसे दिख रहा है, लाइफलेस इन अपीयरेंस, स्लगिश। तो यहाँ पर ये जो विंटर सीजन है ये तो लाइफलेस है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्लगिश के आगे ये बता रहे हैं, स्लगिश डेज स्प्रिंग अप्रोचेस। उसके साथ साथ विंटर के बीच में क्या आ रहा है, स्प्रिंग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जो स्प्रिंग सीजन आ रहा है वो धीरे धीरे स्लगिश रेट में, स्लगिश यानी जो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बहुत ही स्लो रेट में स्प्रिंग यहाँ पर अप्रोचेस, अप्रोचेस का मतलब धीरे धीरे नियर आ रहा है, धीरे धीरे करीब आ रहा है। डेज यानी जो धुंधला हुआ। तो विंटर सीजन के बीच में क्या हो रहा है, विंटर सीजन धीरे धीरे फेड होता जा रहा है और उसके बीच क्या आ रहा है, विंटर, ये जो स्प्रिंग सीजन है वो धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो पहले बताया था ये 1921 में लिखा गया था, और वो जो टाइम पीरियड था वो नियर वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने का टाइम पीरियड था। तो उसी बीच क्या हो रहा था, जो वर्ल्ड का जो केओस था दुनिया में, जो देशों के बीच में जो लड़ाई था वो ख़त्म हो गया था, और उसी बीच जो काम का सिचुएशन यानी शांति का सिचुएशन वो धीरे धीरे आगे आ रहा था। तो इसीलिए पोएट उस सिचुएशन को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप ये जो लाइन है ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टांजा। दे एंटर द न्यू वर्ल्ड नेकेड, कोल्ड, अनसर्टेन ऑफ ऑल, शिप दैट दे एंटर, ऑल अबाउट देम द कोल्ड फैमिलियर विंड। तो यहाँ पर ये जो स्टांजा है, तो यहाँ पर पोएट ने चेंजेस को बताया है, जो समाज में चेंज हो रहा है या फिर जो नेचर में जो चेंज है उसे यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, तो कैसे हम इसे डिस्कस करेंगे। दे एंटर द न्यू वर्ल्ड नेकेड। ठीक है, यहाँ पर ये जो दे लिखा गया है ये उन पेड़ों को दर्शाता है, उन पौधों को दर्शाता है जो विंटर में मुरझा गए थे, जो मर गए थे। ठीक है, उसके साथ साथ पोएट ने यहाँ पर कहा है दे एंटर द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड यानी यहाँ पर जो स्प्रिंग का सीजन आ रहा है उसे न्यू वर्ल्ड कहा है। ठीक है, इस पोएम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो न्यू वर्ल्ड है ये स्प्रिंग सीजन को बता रहा है। अगर समाज के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो वर्ल्ड वार के बाद जो नया माहौल बन गया था उसे न्यू वर्ल्ड कहा गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ठीक उसके बाद जो शांति का समाज बन गया था उसे न्यू वर्ल्ड कहा गया है। ठीक है, तो पोएट क्या क्या कह रहे हैं, दे एंटर द न्यू वर्ल्ड नेकेड। तो वो न्यू वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं। कोल्ड, अनसर्टेन ऑफ ऑल। तो न्यू वर्ल्ड में जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन है, उसके बारे में अनसर्टेन है। ठीक है, सेव दैट दे एंटर, उन्हें बचा लो क्योंकि वो लोग इस नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। ये जो स्प्रिंग सीजन है, तो इस पोएम के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये जो स्प्रिंग सीजन है इस नए वर्ल्ड में वो लोग एंटर कर रहे हैं। वो जो पेड़ पौधे हैं जो मर गए थे वो न्यू वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, तो उन्हें बचा लो। ऑल अबाउट देम द कोल्ड फैमिलियर विंड। वो जो पेड़ पौधे हैं उन सबको उस फैमिलियर विंड के बारे में पता है। यहाँ पर जो फैमिलियर विंड की बात किया गया है, ये जो फैमिलियर विंड ये फर्स्ट स्टांजा में हमने पढ़ा था। फर्स्ट स्टांजा में जो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड आ रहा था वो क्या लेकर आया था, वो अपने साथ बारिश लेकर आया था। तो उसी विंड के बारे में पोएट यहाँ पर फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि वो जो पेड़ पौधे हैं उन्हें उस विंड के बारे में पता है, क्योंकि वो जो विंड था वो अपने साथ डिस्ट्रक्शन लेके आया था। तो यहाँ पर इस विंड शायद उस वर्ल्ड वार को भी दर्शा रहा है। ठीक है, तो वो अपने साथ डिस्ट्रक्शन लेके आया था। तो ये जो पेड़ पौधे इस नए वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं, इन सबको मालूम है उस फैमिलियर कोल्ड विंड के बारे में। ठीक है, तो आई होप ये जो फिफ्थ स्टांजा है ये भी आप समझ गए होंगे। ये है आपका सिक्स स्टांजा। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स स्टांजा में क्या लिखा गया है। नाउ द ग्रास, टुमारो द स्टिफ कॉल ऑफ वाइल्ड कैरोट लीफ, वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड, इट क्विकन्स क्लैरिटी आउटलाइन ऑफ लीफ। तो यहाँ पर पोएट अनसर्टेनिटी के बारे में बता रहे हैं। जो प्रीवियस स्टांजा था यहाँ पर हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा था, नेचर में जो चेंजेस है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ये जो स्टांजा है यहाँ पर हमें अनसर्टेनिटी के बारे में पता है, बताया गया है, क्योंकि आज जो चीज़ है वो कल को शायद रहेगा या नहीं हमें नहीं पता, या फिर उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं, नाउ द ग्रास, टुमारो द स्टिफ कॉल ऑफ वाइल्ड कैरोट लीफ। जो आज घास है वो शायद कल को कोई स्टिफ यानी मजबूत, कर्ल यानी जो कर्ल शेप का हो, वाइल्ड कैरोट लीफ बन जाए, ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हमें अनसर्टेनिटी ऑफ टुमारो के बारे में पता चल रहा है, यानी कल का जो है भविष्य के जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन है, क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है, वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइन, और जो यहाँ पर सिचुएशन है वो धीरे धीरे हमें पता चलता है। वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइन, इट क्विकन्स
क्लैरिटी आउटलाइन ऑफ लीफ। तो यहाँ पर जो चेंजेस का प्रोसीजर है, एक ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे कौन सा शेप लेगा, वो धीरे धीरे प्रोसेस में ही आगे बढ़ता है तो पता चलता है, और धीरे धीरे आखिर में हमें क्लैरिटी मिलता है। और ये जो चेंजेस का प्रोसीजर जितना क्विकेंस यानी जितना फास्ट होगा, हमें क्लैरिटी के बारे में उतना ही ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 6 स्टैंजा है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर के बारे में पोएट ने यहाँ पर बताया है, और जो चेंजेस का प्रोसीजर है उसके बारे में भी बताया है। बट नाउ द स्टार्क डिग्निटी ऑफ एंट्रांस, स्टिल द प्रोफाउंड चेंज हैज कम अपॉन देम, रूटेड द ग्रिप डाउन एंड बिगिन टू अवकन। प्रीवियस स्टैंजा में हमने देखा यहाँ पर चेंज के बारे में देखा, यहाँ पर अनसर्टेनिटी के बारे में देखा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रगल के बारे में। ठीक है, तो ये जो आखिरी स्टैंजा है, यहाँ पर पोएट प्रोसेस ऑफ चेंजेस के बारे में बताया है। तो कोई भी चीज़ को एक अलग शेप में होने में एक टाइम लगता है, तो ये जो प्रोसेस ऑफ चेंज है इसको पोएट इस स्टैंजा में दर्शाया है। तो यहाँ पर ये जो पोएट देख रहे हैं, रोड साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वो लोग मुरझा गए हैं, लेकिन जो नए टाइम आ रहा है, जो नए सीजन आ रहा है यानी स्प्रिंग टाइम आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, नए रूप से वो लोग फिर दोबारा पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो पोएट ने यहाँ पर क्या बताया है, बट नाउ द स्टार्क डिग्निटी ऑफ एंट्रांस स्टिल। तो पेड़ पौधे को बड़ा होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो एक पेड़ को दूसरे शेप में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बड़ा होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो स्टार्क डिग्निटी वर्ड है ये शो करता है एक पेड़ का जो ब्लूमिंग पीरियड होता है, यानी एक पेड़ बड़ा होकर बहुत सारा फल फूल देता है, तो उसी को पोएट बता रहे हैं स्टार्क डिग्निटी। तो ये जो पेड़ पौधे हैं इसे बड़ा होने में अब टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे पार करने में बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, बहुत सारे फेजेस उन्हें पार करने होंगे। स्टिल द प्रोफाउंड चेंजेस हैज कम अपॉन देम। तो ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हें बहुत सारे तकलीफ अभी भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अभी एक लॉन्ग पीरियड जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं अभी छोटे साइज के हैं, छोटे हैं, तो उन्हें फल फूल होने में, उन्हें बड़ा होने में एक चेंजेस से गुजरना पड़ेगा, जो चेंजेस बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि उन्हें फिर वो दोबारा उस मौसम को झेलना पड़ेगा, तभी जाके वो बढ़ पाएंगे। ठीक है, स्टिल द प्रोफाउंड चेंज हैज कम अपॉन देम, रूटेड द ग्रिप डाउन एंड बिगिन टू अवकन। तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं वो जो पेड़ हैं उन्हें बड़ा होने में एक टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में क्या होगा, वो खुद को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे, क्योंकि रूटेड द ग्रिप डाउन एंड बिगिन टू अवकन। वो जितना ज़्यादा टाइम उस चेंजेस के पीरियड में गुजारेंगे, उनका जो रूट है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चेंजेस का प्रोसीजर है ये शो करता है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1940 से 1918 के बीच हुआ था। उसके बाद लोगों का जो स्थिति है वो काफ़ी लो हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, लोग फिर से उस वर्ल्ड वार के बाद फिर से उठने लगे और एक नई सभ्यता का निर्माण होता गया। उसी तरह पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि पेड़ जैसे एक बार मुरझा जाने से, एक बार मरने के बाद फिर दोबारा जब सही मौसम आता है वहाँ पर एक नए पेड़ आते हैं और उन्हें बड़ा होने में एक टाइम लगता है, लेकिन जब बड़ा होते हैं उनका जो ग्रीफ है वो और भी मजबूत हो जाता है और वो अवॉक हो जाता है, यानी कॉन्शियस हो जाता है और सचेत हो जाता है। तो यहाँ पर पोएट इस स्टैंजा के जरिए ये दर्शाना चाहते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद लोगों का मनोबल हालांकि टूट गया था, लेकिन वो जब खड़े हुए और भी अच्छे तरीके से खड़े हुए, यानी और भी स्ट्रांग बनते गए वो लोग, क्योंकि उन्होंने उस चेंजेस के प्रोसेस को पार कर लिया था। जैसे एक पेड़, छोटे से पेड़ बड़ा होने में एक प्रोसेस, चेंजेस का प्रोसेस पार करता है, उसी तरह से वो जो सभ्यता थी, वो जो मानव की सभ्यता थी, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वो जो चेंजेस का प्रोसेस था उसे पार कर लिया था, इसीलिए वो और भी मजबूत तरीके से खड़े हो पाए। तो आई होप ये जो आखिरी स्टैंजा है ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया स्प्रिंग एंड ऑल पोएम को, जिसे विलियम कैर्लोस विलियम ने लिखा था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।